नमस्कार। बिहार विधानसभा क्षेत्र 176 यानी नालंदा एक ऐसी सीट जिसका राजनीतिक वजन सच कहूं तो उसके इतिहास जितना ही गहरा है। ये कोई आम विश्लेषण नहीं है, ये गहन तथ्य आधारित इंटेलिजेंस डीब्रीफ है। हमारा फोकस किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि उन स्ट्रक्चरल सिस्टम्स पर है जो जमीनी चुनावी परिणामों को तय करते हैं। तो आइए इस डेटा ड्रिवन पोस्टमार्टम की शुरुआत करते हैं, जहां केवल फैक्ट्स और प्रशासनिक रियलिटी पर बात होगी। आज के इस इंटेलिजेंस डॉसिये में हम 6 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, पल्स ऑफ नालंदा। दूसरा, एनाटॉमी ऑफ 2025 आउटकम। तीसरा, डिकेड्स ऑफ पैटर्न मेमोरी। चौथा, सिवियर अनएड्रेस्ड ग्रीवियंसेस। पांचवा, प्रिस्क्रिप्टिव ब्लूप्रिंट फॉर 2030। और आखिर में फ्यूचर विजन एंड वैल्यूज। तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं, पल्स ऑफ नालंदा। किसी भी क्षेत्र की राजनीति को डीपली समझने से पहले वहां की मिट्टी और अर्थव्यवस्था को महसूस करना बहुत जरूरी है। नालंदा मूल रूप से एक अग्रेरियन बेसलाइन है, एक कृषि प्रधान क्षेत्र जहां कुल इलेक्टोरेट साइज लगभग 3,25,999 है। यहां एक अत्यंत रिजिडली स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी है और इसके पीछे एक कड़ी हकीकत छिपी हुई है। जमीन पर औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा अभाव है। इसका असर क्या होता है? गांव के गांव युवाओं से खाली हो रहे हैं, रोजगार के लिए बाहर पलायन करना उनकी एक मजबूरी बन चुका है। ये जो सिस्टमैटिक लोकलाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ये यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। जब जमीन पर काम ही नहीं होता तो अर्थव्यवस्था और समाज दोनों वहीं ठहर जाते हैं। एक अजीब सा ठहराव आ जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, एनाटॉमी ऑफ 2025 आउटकम। अब जरा 2025 के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर गौर करते हैं। भावनाओं को बिल्कुल किनारे रखकर पूरे मैट्रिक्स के आधार पर देखते हैं। आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट हैं। 1,05,432 वोट्स यानी लगभग 52.77% वोट शेयर के साथ जेडीयू के इनकम्बेंट श्रावण कुमार ने अपना वर्चस्व बरकरार रखा। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के रनर अप कौशलेंद्र कुमार लगभग 72,424 वोट्स ला पाए। टोटल टर्नआउट 61.28% रहा। एक बात यहां नोटिस करने वाली है, विपक्ष का कैंडिडेट रिसोर्स हैवी जरूर था। धन और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी उनके पास, लेकिन आइडियोलॉजिकली फ्लूइड होने के कारण, उनकी कोई ठोस विचारधारा ना होने के कारण वो जेडीयू के ठोस बेसलाइन में जरा भी सेंध नहीं लगा सके। पैसा और रिसोर्सेज जमीनी सामाजिक ढांचे की मजबूती को हरा नहीं पाए। इस पूरी चुनावी प्रक्रिया का सबसे बड़ा और शार्पेस्ट संकेतक ये आंकड़ा है, 33,008 वोट्स का मार्जिन। ध्यान दीजिए, 2020 में ये मार्जिन लगभग 16,000 था। यानी 5 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी के सारे वेक्टर्स को पूरी तरह न्यूट्रलाइज करते हुए इनकम्बेंट ने अपनी जीत का अंतर सीधे 2 गुना कर लिया। यह बताता है कि जब विपक्ष जमीन से कटा होता है तो सत्ता विरोधी लहर कंप्लीटली बेअसर हो जाती है। डोमिनेंट वोट बैंक का समीकरण किसी भी जनरल डिससैटिस्फैक्शन पर भारी पड़ जाता है। तीसरा हिस्सा, डेकेड्स ऑफ पैटर्न मेमोरी। इस लगातार एक्सपेंशन और एक तरफा जीत का रूट कॉज आखिर है क्या? इसे समझने के लिए हमें हिस्टोरिकल वोटिंग पैटर्न्स को देखना होगा। 1995 से नालंदा जेडीयू का एक इम्प्रेग्नेबल पॉलिटिकल फोर्ट्रेस रहा है। 2005 में आईएफबी के खिलाफ जीत, फिर एक दशक बाद 2015 में जब पूरा एनडीए बिखरा हुआ था तब बीजेपी के खिलाफ जीत, और अब 2025 में आईएनसी पर एक भारी जीत। यहां जो डोमिनेंट कुर्मी ब्लॉक है वो एक ऐसी इनइलास्टिक बेसलाइन प्रदान करता है जो हर राजनीतिक लहर के खिलाफ एक मजबूत दीवार बन जाती है। इनइलास्टिक का सीधा मतलब है कि ये वोट बैंक मुद्दों पर शिफ्टिंग या ट्रांजैक्शनल वोटिंग नहीं करता, बल्कि गहरे जातीय निष्ठाओं पर टिका है। इसे मामूली रणनीति से भेदा ही नहीं जा सकता। सच्चा प्रशासन हमेशा मतदाता की गरिमा और उनके अस्तित्व का सम्मान करता है। इस डीब्रीफ में प्रस्तुत किया गया सारा वोटर इंटेलिजेंस स्ट्रिक्टली भारत के संवैधानिक मूल्यों और डेटा गोपनीयता यानी डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत नागरिकों के प्राइवेसी राइट्स का पालन करता है। जमीन की हकीकत को जानना लोकतंत्र की आवश्यकता है जरूर, परंतु एक एक नागरिक की निजी जानकारी और उनकी अस्मिता की सुरक्षा करना हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक धर्म है। ट्रू गवर्नेंस रिस्पेक्ट्स द डिग्निटी ऑफ द इलेक्टोरेट। अब आते हैं चौथे और सबसे गंभीर हिस्से पर, सिवियर अनएड्रेस्ड ग्रीवियंसेस। एक तरफ वो स्टेट वाइड मैक्रो नैरेटिव है जो विकास के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर माइक्रो रियलिटीज क्या हैं? उन अनसुनी शिकायतों को समझना होगा जिन्होंने मानवीय अस्तित्व को गहरी चोट पहुंचाई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े अगर आप देखें तो स्थिति की गंभीरता सामने आती है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 साल से कम उम्र के 54% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं। स्टंटिंग यानी कुपोषण के कारण रुकी हुई हाइट और रुका हुआ विकास।
एक इम्पेग्नेबल फोर्ट्रेस कहे जाने वाले क्षेत्र में ऐसे आंकड़े आना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और रूरल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स का एक डेविस्टेटिंग फेलियर है। आधी से अधिक आने वाली पीढ़ी कुपोषित है। ये कोई माइनर डेटा पॉइंट नहीं है, ये पूरे भविष्य को अंधकार में डालने वाली एक सिस्टम फेलियर है। महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक है। आंकड़े बताते हैं कि 50% गैर गर्भवती महिलाएं और 47% गर्भवती महिलाएं एनीमिया यानी खून की भारी कमी से पीड़ित हैं। ये एक एक्यूट मैटरनल हेल्थ क्राइसिस है। सोचने वाली बात यह है कि जो पार्टी लगातार महिलाओं के साइलेंट वोटर बेस पर निर्भर रही है, उसके ही राज में ऐसी स्थिति विपक्ष के लिए एक डायरेक्ट वल्नरेबिलिटी प्रदान करती है। जिस वर्ग ने सबसे ज्यादा समर्थन दिया, वही स्वास्थ्य के इस संकट से जूझ रहा है। देखिए, पॉलिटिकल मोनोपोली हमेशा असमानता को जन्म देती है। यहाँ की 21.12% शेड्यूल्ड कास्ट आबादी पूरी तरह से एलियनेटेड महसूस करती है। क्यों? हैवी ब्यूरोक्रेटिक करप्शन और वेलफेयर गेटकीपिंग के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ चुने हुए लोगों तक ही सीमित रह जाता है। हालांकि 6.88% मुस्लिम आबादी मैथमेटिक्स के हिसाब से अकेले चुनाव परिणाम बदलने में सक्षम नहीं है, पर इन दोनों वर्गों का गहरा असंतोष इस सिस्टम के खिलाफ एक खुली पुकार है। ये लोग आबादी का बड़ा हिस्सा होकर भी प्रशासनिक छतरी से बाहर हैं। 5वां हिस्सा, प्रिस्क्रिप्टिव ब्लूप्रिंट फॉर 2030। तो अब आगे का रास्ता क्या हो? विपक्ष लगातार एक ही दीवार से अपना सर टकरा रहा है। अब समय है एक एक्शनेबल गवर्नेंस फोकस्ड रणनीति का। विपक्ष को थोड़ा निर्मम होना पड़ेगा। स्टेप 1, रिसोर्स ट्रैप कैंडिडेट को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। उन उम्मीदवारों को छोड़िए जो सिर्फ धन बल पर लड़े और हारे। स्टेप 2, जेडीयू के डोमिनेंट कुर्मी वोट को छीनने की कोशिश बिल्कुल बंद करनी होगी। वो इन इलास्टिक बेस है, नहीं बदलेगा। स्टेप 3, सबसे अहम कदम, एक स्ट्रक्चरल डिसरप्टर को फील्ड करना होगा। एक ऐसा नया आर्किटाइपल चेहरा जो इन सदियों पुरानी जातीय सीमाओं से ऊपर उठकर सीधे हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और कुपोषण के जमीनी मुद्दों को एड्रेस करे। ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए कुछ टैक्टिकल पिवट्स जरूरी हैं। पहला, इस 54% चाइल्ड स्टंटिंग और एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस पर लगातार एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए। जब गरिमा और सेहत मुद्दा बनेगा, तभी सच्चाई सामने आएगी। दूसरा, इनकम्बेंट द्वारा आखिरी समय में मशीनरी के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रीएम्प्टिव लीगल वॉर चेस्ट अभी से तैयार करनी होगी। और तीसरा, एक 24/7 डिजिटल काउंटर मिसइंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल डिप्लॉय करना होगा। गांव-गांव तक गलत सूचनाओं को तुरंत ध्वस्त करने का तंत्र, तभी जमीनी हकीकत लोगों तक बिना फिल्टर पहुंचेगी। और आखिरी हिस्सा, फ्यूचर विजन एंड वैल्यूज। अगर पुरानी गलतियां दोहराई गईं, तो ये स्ट्रक्चरल डिके और भी गहरा होता जाएगा। सही नेतृत्व, सूचित सार्वजनिक संवाद और पूरी जिम्मेदारी की मांग करता है। लीडरशिप रिक्वायर्स इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी इफेक्टिव पॉलिटिकल इकोनॉमी का सबसे बड़ा और महान मेट्रिक होता है वहां के नागरिक की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। जब तक आम जनमानस, उनके बच्चों का स्वास्थ्य और उनकी अर्थव्यवस्था का आधारभूत उत्थान नहीं होता, तब तक चुनावी जीत केवल कागजों तक सीमित रह जाती है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics. लेकिन अंत में सवाल वही बचा रह जाता है, क्या 2030 में नालंदा सिर्फ आंकड़ों और पुरानी आदतों पर वोट करेगा या एक नए आत्मसम्मान से भरे विकास का चुनाव करेगा? फैसला हकीकत और वक्त के हाथ में है।